कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, तो उसके द्वारा हम बच्चे को क्या सिखा सकते हैं, ये उस चैप्टर का सामान्य उद्देश्य है। इसको बोलते हैं लर्निंग आउटकम, कि हमने उस पाठ को सिखाने के बाद, पढ़ाने के बाद क्या किया, कितना वैल्यूज आया उसमें और कितना उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुआ, भाषा में उसका कौन सा कौशल विकसित हुआ, कौन सा वैल्यू विकसित हुई, और क्या हमने उसके अंदर गढ़ दिया। ये सब करना ही लेसन प्लान है। ये कोई बीएड में जमा करने के लिए लेसन प्लान नहीं होता है। तो पहला सोपान है शिक्षण प्रक्रिया का, कि शिक्षण का उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। बीएड में सब पढ़ते हैं कि विषय को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, यानी उस विषय को, उस टॉपिक को आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले उससे रिलेटेड उस बच्चे को कितना नॉलेज है, फिर हम सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर धीरे धीरे क्रमशः बढ़ते हैं। कभी कभी हम स्थूल से सूक्ष्म चलते हैं, कभी तर्क करता है बच्चा तो उसको तर्क से जिज्ञासा समाधान की ओर बढ़ते हैं। तो जो टॉपिक की नेचर है, टॉपिक का जो नेचर है, टॉपिक की जो प्रकृति है, अब आपको डाइजेस्टिव, मैं बायोलॉजी का टीचर हूं, मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाना है, तो मैं पूर्ण से अंश की ओर बढ़ूंगा। मैं पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का चार्ट लगाऊंगा, या मैं उसका डायग्राम बनाऊंगा, फिर पूर्ण बना दिया ना मैंने, फिर माउथ, माउथ कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और पूरा, यानी पूर्ण बनाने के बाद धीरे 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 अंश की तरफ बढ़ेंगे, फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उससे निकलने वाले एंजाइम्स। तो ये जो आपका चैप्टर है, इसके ऊपर रटाना नहीं है, उसकी समझ कैसे आएगी, वो सीखेगा कैसे, इसके लिए शिक्षण की विधियां, शिक्षण के सूत्र होते हैं। इसलिए भारत सरकार ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि शिक्षक का बीएड डीएड होना, प्रशिक्षित होना अनिवार्य है, और बच्चे को प्रशिक्षित शिक्षक से पढ़ना उसका मौलिक अधिकार है। क्यों कहा ये कोर्ट ने, कि जो पीढ़ी और समाज और देश की जो नागरिक, देश क्या है, नागरिकों से देश बनता है, भौतिक संसाधनों से देश बनता है, लेकिन उन संसाधनों पर उसको संपन्नता कौन देता है। अगर मैं भौतिक युग की बात करूं तो कोर्ट कहती है कि उसको प्रशिक्षित शिक्षक से पढ़ना उसका मौलिक अधिकार है। आप प्रशिक्षित शिक्षक रखिए जो उसको शिक्षण सूत्रों के ज्ञाता हो, शिक्षण विधियों के ज्ञाता हो, जो विषय को सिखाने में दक्ष हो, तब वो बच्चे की पीढ़ी निर्माण होकर के आगे जाएगी। तो ये रटाने वाली बात से पीछा छुड़ाना, बात वहीं आती है न्यूट्रिशन, बच्चे का न्यूट्रिशन कितना होगा। वो माल न्यूट्रिशन हो गया क्या, उसको कुपोषण से हम जितना उसको खुराक देना चाहते हैं ज्ञान की, वो कितना पहुंच रही है, इसका समग्र चिंतन करके हमको आगे बढ़ना होता है। इसके लिए लगातार शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। शिक्षक का प्रशिक्षण क्यों, क्योंकि एक साल के अंदर दुनिया बदल गई, ये दुनिया वर्चुअल हो गई, शिक्षण के नए नए तरीके हो गए, घटनाएं घटती हैं, पाठ्यक्रम रिवाइज होते हैं, समाज में उसके वैल्यूज को किस प्रकार से बच्चों को गढ़ना है, ये सब चीजें बदलते हैं। तो इसके लिए शिक्षण एक संस्कार प्रक्रिया है जो मनुष्य में और पशुता में भेद करती है। शिक्षण की प्रक्रिया मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया है। साइंटिस्ट चूहों पर, कुत्ते पर और बिल्ली पर प्रयोग करते हैं, लेकिन हम मनुष्य का निर्माण करते हैं, हम मनुष्य को गढ़ते हैं। जैसा पूज्य बापूजी ने संकल्पना करके, जिन संकल्पनाओं के साथ गुरुकुल का स्थापना किया, वो हमको करना है। और हम चूंकि गुरुकुल के विद्यार्थी हैं, हम गुरुकुल के आचार्य हैं, हम गुरुकुल के प्रबंधन से जुड़े हैं और पूज्य बापूजी के इतने पावन संकल्प से जुड़े हैं, ऋषि परंपरा से जुड़े हैं, तो हम तो इन बच्चों को केवल ये भौतिक जगत की शिक्षा की बात नहीं करते, हम मनुष्य निर्माण की बात नहीं करते, हम तो बच्चों के मन, बुद्धि और चित्त का भी चिंतन करते हैं। बुद्धि, इसको IQ, SQ और पता नहीं सोशल कोशेंट, इंटेलिजेंस कोशेंट, ये तो सब पाश्चात्य दर्शन है। हमने मन का प्रशिक्षण करना है, हमको चित्त में उसके संस्कारों का संचय करना है। कहते हैं ना, अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इंद्रियां ग्राही होती हैं, मन को देती हैं, बुद्धि को शुद्ध होती है, मन के विचारों से बुद्धि डेवलप होती है, फिर वो चित्त में जाकर संस्कार के रूप में संचित हो जाता है।
ये हमारे अंतःकरण चतुष्टय के ऊपर में ये अलग विषय है। पूज्य बापूजी ने इस सब के बारे में काफी बताया है, समय की सीमा में मैं इसको नहीं डिफाइन करना चाहता, लेकिन अंतःकरण चतुष्टय का हम चिंतन करके शिक्षण करने वाले गुरुकुल के आचार्य हैं। हम साधन चतुष्टय का चिंतन करके सेवा करने वाले आचार्य हैं। साधन चतुष्टय क्या होते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम मोक्ष तक की बात करते हैं। धर्म आधारित कर्म से करते हुए हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार का बच्चों में भाव पैदा करते हैं। समृद्ध बने लेकिन समृद्धि में फंसे नहीं, सुखी बने लेकिन सुख लोलुप नहीं, इसको मोक्ष कहते हैं व्यवहारिक जगत में। आखिरी में भी हमको त्याग करने की वृत्ति हमारे भारत की है, हमारी संस्कृति की वृत्ति त्याग करने की है, भोग की नहीं है। ये भी इन बच्चों को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो पाश्चात्य जगत का फंगस इस दिमाग पर लग गया है, इससे लड़ने के लिए गुरुकुल की आवश्यकता है। हमने प्राण शक्ति को अनुभव किया है, हमने बच्चों के आत्मिक विकास की कल्पना की है। हमारे ऋषि परंपरा के अनुसार शोध हुए हैं, वो शोध हमको अपने गुरुकुल व्यवस्था से बापूजी के माध्यम से मिलते हैं। उसको हमको विद्यार्थियों तक इस प्रकार का चिंतन करते हुए केवल बाहरी ज्ञान नहीं, आंतरिक रूप से मजबूत पीढ़ी की भी निर्माण करना पड़ेगा। और गुरुकुल की स्थापना क्यों, हम सब जानते हैं। कल भी चर्चा मेरे पूर्व के सम्मानीय वक्ताओं ने रखी कि जो प्राचीन अर्वाचीन ज्ञान है उसकी प्रतिष्ठा करनी है हमको गुरुकुलों के माध्यम से। ऋषि परंपराओं के जो शोध है वो युवा पीढ़ी को सौंपना है। पाश्चात्य आंधी तेज है और हमारी आंधी में भले ही कम विद्यार्थी हैं, लेकिन वो समाज में उन पर भारी पड़े। तर्क के साथ, ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ, विवेक के साथ ऐसी पीढ़ी इस शिक्षा के माध्यम से हमको खड़ी करनी है। हम यहाँ आधुनिक शिक्षा को नकार नहीं रहे। हम हमारे गुरुकुल की अवधारणा में, मैं पूज्य बापूजी का जितना मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, जो मैं समझ सका अपनी अल्प बुद्धि से, कि प्राचीन अर्वाचीन ज्ञान को, हमारे धर्म संस्कृति की ध्वजा को हाथ में लेकर के हमको आधुनिक शिक्षा में भी कहीं पीछे नहीं रहना है। इस प्रकार का संकल्प लेकर के हम सब लोग काम करेंगे तो ये यज्ञ जो है हमारा सफल होगा। और ऐसी सदगुरु से प्रेरणा हमको लगातार मिलती भी रहती है, और ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना भी है कि ऐसा प्रेरणा हमारे अंदर बनी रहे। और ज्ञान हमेशा द्विपक्षीय होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि ज्ञान एक पक्षीय नहीं है। हम प्रतिदिन श्लोक पढ़ते हैं, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। गुरु शिष्य दोनों तेजस्वी बने, दोनों बलवान बने, वीरवान बने, और दोनों में द्वेष ना हो, दोनों एक दूसरे के कल्याण की कामना करें। इन मनोभावों के साथ हम अपने आप को एक पूरी टीम, हमारी जो गुरुकुल परिवार है, यहाँ देखिए एक और बात मैं आपके सामने अंतिम निवेदन करना चाहूंगा कि इस गुरुकुल परिवार में हमारी अपनी अपनी भूमिका है। संचालक की भूमिका अपनी भूमिका है, और हमारी जो प्राचार्य की भूमिका है वो शिक्षण को लेकर के है, और शिक्षक को डायरेक्ट बच्चों के साथ में वो इंटरेक्शन करने वाले व्यक्ति। तो हमारी जो भूमिकाएं हैं उस भूमिका के अनुसार सामंजस्य की दृष्टि से सामूहिक चिंतन करते हुए, अगर प्राचार्य ये सोच ले कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो मेरी क्या भूमिका है, तो ऐसा नहीं है। शिक्षक जो कर रहे हैं उसके ऊपर मॉनिटरिंग की व्यवस्था है, वो शिक्षण की दृष्टि से प्राचार्य की वहां भूमिका है। अगर हमारे संचालक ये समझ लें कि प्राचार्य तो स्कूल सब देख लेता है, तो उनकी भी भूमिका है, और सब मिलकर के एक जो तत्व है ना, उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसको पाने की दिशा में जब सोचेंगे तो हम निश्चित रूप से अच्छे मनोभावों के साथ में, सकारात्मक मनोभावों के साथ में, और हमेशा बड़ा सोचते हुए, बड़ा मन रखते हुए, आपसी सामंजस्य के साथ में जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से गुरुकुल हमारे बहुत आगे जाएंगे। ऐसा निवेदन करते हुए मैं आप सभी का आभार ज्ञापित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जो कुछ
भी मुझे समझ आया मैंने आपके समक्ष रखा, इस उम्मीद के साथ कि हम सब अपने चिंतन में बहुत गहराई लाएं, समग्रता लाएं और अपने गुरुकुल को एक केवल शैक्षणिक संस्थान नहीं है, ये आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। उस दृष्टि से पूरे जो हमारे गुरुकुल परिवार है वो परिणाम दें समाज को, ऐसी मेरी आपसे निवेदन है। हरिओम।